हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? चलिए, कल तक हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण, इन तीनों दर्पण के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों को जानना था क्या, सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ छूटा हुआ है क्या? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, दूसरा है आवर्धन, और तीसरा हमको दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ये तीन चीज हम लोगों को पढ़ना और बाकी रह गया है। ठीक है, तो आज हम लोग चिन्ह परिपाटी, आवर्धन और दर्पण सूत्र में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे चिन्ह परिपाटी से। आज के सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब ही होता है कि चिन्ह, सिंबल, यानी किस चीज को हम लोग कैसा लिखेंगे, कहाँ वस्तु होगा तो उसके दूरी को हम कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ होगा उसके डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज के बारे में हमको चिन्ह परिपाटी में पढ़ना। ये चिन्ह परिपाटी जो है आपको आंकिक प्रश्न बनाने में, समझने में बहुत ही सहूलियत होगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी अगर आप जान लेते हैं तो आपको आंकिक प्रश्न बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आखिर ये होता क्या है चिन्ह परिपाटी। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक दर्पण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें इस तरफ से शैडो यानी कलर कर व्यवस्थित कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो जाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक मुख्य अक्ष होता है। इसमें क्या होता है? एक मुख्य अक्ष होता है, और इस मुख्य अक्ष में इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी, ध्रुव कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक फोकस होता है। इसमें क्या होता है? एक फोकस होता है, और दूसरा क्या होता है? इधर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग पहले भी क्लास में जान चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है कि इसमें या तो वस्तु इधर होगा, वस्तु इधर होने का तो सवाल ही नहीं हो सकता है, वस्तु दर्पण के पीछे तो हो नहीं सकता है। हाँ, प्रतिबिंब बन सकता है, बनता नहीं है, हम लोग कल्पना करते हैं। इस दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है, ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है, वस्तु जब भी होगा तो इधर ही होगा, वस्तु जब भी होगा तो दर्पण के आगे होगा। ठीक, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं पिछले वाले क्लास से। ठीक है, तो ये ध्रुव होता है ना, ये ध्रुव, इस ध्रुव के पहले, ध्रुव के पहले माने ध्रुव के बाईं ओर, ये बायां ओर है तो ये कहते हैं इसको बाईं ओर, बाईं ओर। इसको कहते हैं दाईं ओर, इसको कहते हैं दाईं ओर। ठीक है, तो बाईं ओर और दाईं ओर दोनों दो तरीके से बांट दिए हम लोग। तो अब देखिए बाईं ओर की जो भी दूरियां होगी, बाईं ओर समझिए एक तरह से संख्या रेखा हम लोग पढ़े हैं ना, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में यहाँ 0 होगा, और इस 0 से इधर जो भी दूरियां हम लोग नापेंगे वो सब का सब क्या होता है? वो सब का सब माइनस होगा। यानी इस मुख्य अक्ष पर जो भी दूरियां हम लोग इधर की ओर तय करेंगे वो सब का सब कैसा होगा? माइनस होगा। ठीक है, चाहे वो वस्तु का डिस्टेंस हो, चाहे प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष पर बन रहा हो, वो सब जो भी इधर की दूरियां होगा वो सब क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में होगा। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ना है कि इसमें इस मुख्य अक्ष पर अगर दर्पण के बाईं ओर अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, कहीं भी वस्तु है, तो ये ऊपर की ओर है, चाहे ये वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, तो ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। तो हमने एक पढ़ा था और बताया भी था हमने कि ऊपर की ओर जो भी दूरिया होता है उसको हम लोग धनात्मक मानते हैं,
ऊपर की ओर जो भी दूरियां होता है उसको कैसा लिखते हैं हम लोग, धनात्मक लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यानी इस पे मुख्य अक्ष पे अगर बाईं ओर जो भी दूरी होगा, जब भी वस्तु का दूरी होगा, अब मान लीजिए कि वस्तु यहाँ है, वस्तु यहाँ है, कहाँ, वक्रता केंद्र पर है। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो इस वस्तु का ये ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, ये वस्तु का ऊंचाई हो गया। लेकिन वस्तु का दूरी क्या, दूरी हम लोग कहां से नापेंगे, जब भी दूरी नापेंगे तो इस ध्रुव से नापेंगे। जब भी कहां से, किसी भी डिस्टेंस को ना, किसी भी दूरी को अगर नापना होगा तो वो हम ध्रुव से ही, यानी उसका 0 यूनिट हम लोग ध्रुव ही काउंट करते हैं, ठीक है। यानी ध्रुव से ही प्रत्येक दूरियां नापी जाती है, ठीक है। चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां से हम लोग यहां तक की दूरी नापेंगे तो इसको कहते हैं वस्तु दूरी, अगर यह वस्तु यहां है तब, ठीक है। अगर प्रतिबिंब का भी दूरी, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि प्रतिबिंब यहां बना, एक पर बना, मतलब कहीं भी बन सकता है प्रतिबिंब, तो यहां बनेगा तो P से जहां प्रतिबिंब बनेगा वहां से P के बीच का जो दूरी होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। यानी वस्तु जहां होगा वहां से, यानी P से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी, और P से ध्रुव से प्रतिबिंब जहां तक होगा वहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर वस्तु ऊपर की ओर बन रहा है तो पॉजिटिव, सीधा रखा हुआ है तो भी पॉजिटिव, उल्टा रखा हुआ होगा या उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो उल्टा होगा तो ऋणात्मक, अगर इसके नीचे होगा तो ऋणात्मक, इसके ऊपर होगा तो धनात्मक। यानी नीचे की ओर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नीचे की ओर की दूरियां कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। ऊपर की ओर की दूरियां कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे इधर अगर कहीं प्रतिबिंब बना, कल्पना कीजिए इससे इधर कहीं प्रतिबिंब बन गया, तो इधर के डिस्टेंस को तो हम ऋणात्मक लेते हैं, तो इधर के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक, ऊपर की दूरी क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा चीज क्या आता है, यानी समझे ना कि इधर जो भी दूरी होगा, डिस्टेंस होगा वो ऋणात्मक होगा, इधर जो भी होगा धनात्मक होगा। ऊपर का जो भी डिस्टेंस होगा धनात्मक होगा, नीचे का जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। यही है आपका चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसमें कुछ बातें होती हैं जिसको हमको जान लेना बहुत जरूरी है। चिन्ह परिपाटी में दो चीज आपको याद रखना है। दो चीज क्या याद रखना है, सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, सबसे पहला, जैसे हम तो इसमें समझा दिए, टोटल बात लगभग समझा दिए कि इससे इधर का जो भी डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, उसको ऋणात्मक में मापते हैं, माइनस में लिखते हैं। अगर ऊपर की ओर दूरी दिया गया है तो उसको धनात्मक में लिखते हैं, नीचे की ओर दिया गया है तो ऋणात्मक में लिखते हैं, और दाईं ओर की सभी दूरियां कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए, पहला हम लोग जान लेते हैं उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण, पहले लिखते हैं अवतल दर्पण में, तो ये अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण बनाया है, तो अवतल दर्पण में क्या बच्चों, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अब क्यों ऋणात्मक होगा, अब ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में फोकस तो इधर ही होगा, फोकस इधर होगा ना। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पहले बताए हैं। तो इससे इधर का जो भी दूरी है वो सब कैसा है, कैसा होगा, ऋणात्मक। जो चीज हम यहाँ समझाए हैं उसी को यहाँ लिखा दिए हैं, उसी को यहाँ क्या किए हैं, लिखा दिए हैं। दूसरा में क्या होगा, दूसरा में अगर उत्तल के जगह पर अवतल रहता, उत्तल के जगह पर क्या होता, अवतल होता,
तो अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करना जब सीख रहे थे तो उस टाइम में क्या सीखे थे कि अवतल दर्पण में तो ये कलई किया हुआ या रस्तित भाग इधर नहीं होकर किधर होगा, जिधर धंसा हुआ भाग होगा उधर होगा। तो अब धंसा हुआ भाग, रस्तित किया हुआ भाग अगर धंसा हुआ भाग की तरफ है तो वस्तु या प्रतिबिंब किस तरह बनेगा, रहेगा दाईं ओर रहेगा। तो दाईं ओर जो भी रहेगा उसके दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक दूरी कहेंगे। ठीक है, उसके दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, धनात्मक दूरी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी को उल्टा लिख लीजिए, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो समझ रहे हैं। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ये। तो इधर की जो भी दूरियां हम लोग नापेंगे तो इधर जो भी दूरियां नापाएगा किसमें नापाएगा, उत्तल में क्या अवतल में, उत्तल दर्पण में। तो अगर इधर का जो भी दूरियां होगा वो सब क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बस इतना ही जानना था। ठीक है, इतना ही जानना था। जो लोग लिख लिए हैं लिख लिए, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे। अब हम लोग आते हैं आवर्धन। अब हम लोग कहाँ आते हैं, आवर्धन। अब देखिए ये आवर्धन क्या होता है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। आवर्धन हम लोगों ने कल बताया था। आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब का ऊंचाई या बिंब का ऊंचाई जो होता है, वस्तु के ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोगों को डीपली जानना है कि आखिर ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है और वस्तु का ऊंचाई क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। ठीक है, तो वस्तु कहीं भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं क्या होगा, बनेवे करेगा। तो बनेगा तो हम लोग जरा सा देख लेते हैं, एक नजर देखते क्या है कि कोई दर्पण बना, एक अवतल दर्पण ही बना देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग बताइएगा, हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहले का वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पहले का वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कहीं से समझने में दिक्कत नहीं हो। हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है, हर नेक्स्ट वीडियो उसके पहले वाले वीडियो से रिलेटेड है। अगर पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर बाद का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर को अगर पूरी तरह से जानना है, आपको समझना है, तो वीडियो 1 से देखिए, यानी क्लास 1 से देखिए आप, तब आपको पूरा क्लास समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें ये दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसमें क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं हम लोग ध्रुव, इसको कहते हैं क्या, ध्रुव। इसको कहते हैं दर्पण कोई भी बनाने के लिए कहेगा उत्तल अवतल, तो उत्तल बनाएंगे तो उसमें किधर धंसा हुआ भाग को कलई कर देंगे, अवतल बनाएंगे तो उभरा हुआ भाग जो होगा उसको कलई कर देंगे। तो उभरा हुआ भाग है, इसको कलई कर दिए, ये अवतल दर्पण हो गया। दर्पण कोई भी होगा उसमें क्या होगा, एक ध्रुव होगा, एक फोकस होगा, एक वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया क्या आपका वक्रता केंद्र। बस इतना जानना है। ठीक है, तो अब इसमें कहीं पर भी अगर कोई वस्तु को रख देते हैं, मान लीजिए कि C और F के बीच में कोई वस्तु रख दिए यहां पर। ठीक है, तो C और F के बीच में रख दिए तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाने के जो तरीका बताए थे आपको कि एक सबसे पहला किरण जो होता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण का आवश्यकता होता है। तो पहला किरण जो होता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग क्या करते हैं, गुजारते हैं, बताए थे। तो इस पे अगर वस्तु यहां है A B
तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर अगर ये प्रकाश की किरण इधर से इधर जाएगा तो ये कहां से होकर गुजरेगा? तो हम बताए थे कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वो कहां से जाके गुजरती है? तो फोकस से होकर के गुजरती है। वो कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो फोकस से गुजरती है तो ये जब टकराएगी यहाँ, तो यहाँ से टकराई ऐसे जाके, और ये टकराने के बाद ये कहां से गुजर गया? फोकस से गुजर गया। ठीक है, फोकस से गुजर गया। जब फोकस से गुजर गया तो अब क्या होता है कि अब तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरा किरण गुजरना पड़ेगा। तो दूसरा किरण हम क्या बताए थे कि ये डायरेक्ट यहां से कहां जाएगा? ध्रुव पे जाएगा। ये डिस्टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा दूसरा किरण भी आगे की ओर बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ, इस सी को छोड़ के इधर जब आएगा वस्तु, सी के बाद इधर आएगा तो दूसरा किरण हम फोकस से गुजारेंगे। ठीक है, और जब वस्तु का नाम लेने में और सी एफ का नाम आ गया तो एफ को छोड़ देंगे, सी को छोड़ देंगे, उसके बाद बाकी यहाँ है, यहाँ से गुजारेंगे। अगर वस्तु अगर सी पे भी रहता तो हम दूसरा किरण कहाँ से गुजारते? फोकस से गुजारते। तो फोकस से गुजारने के बाद किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है? लौट जाता है। अब देखिए, अब दूसरा किरण हम लोग कहां से गुजारेंगे? ध्रुव पे डालेंगे। दूसरा किरण क्या करेंगे? ध्रुव पे डालेंगे। जब ध्रुव पर डालेंगे तो ध्रुव पर डालने के बाद क्या होता है कि जब हम पढ़े थे परावर्तन के नियम में कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है या किसी दर्पण से टकराती है तो जितना डिग्री का कोण यानी अभिलंब पर जितना डिग्री का कोण बनाता है उतना ही कोण बना के वो किरण जो है परावर्तित भी हो जाता है। तो ये जितना डिग्री का कोण यहाँ बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ से बनाते हुए क्या हो जाएगा? लौट भी जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लौट भी जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के क्या किया? आगे जाके कहीं ना कहीं काट रहा है। देखिए इसको सीधा मिलाते हैं, क्या है टेंटर मिलाएंगे। देखिए ये यहाँ से कटा, ठीक है, और ये भी यहाँ से क्या होगा? कटेगा। ये कहीं ना कहीं आके क्या होगा? कटेगा। ये कहीं ना कहीं क्या होगा? आके कटेगा। तो अब देखिए, अब ये तो यहाँ आके कट गया, यहाँ के क्या हुआ? कटा। तो कटेगा तो ये मान लीजिए कि वही ना मुख्य अक्ष है। अब ये मुख्य अक्ष है तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो प्रतिबिंब जब बना तो ये तो हम लोग अब इसको नाम दे देंगे क्या? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। सिर्फ हम समझा रहे हैं, सिर्फ आप ध्यान से समझिए इसको, क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो ये वस्तु का ऊंचाई हो गया। ये वस्तु का ऊंचाई है ना, ये इतना बड़ा अगर वस्तु है तो ये वस्तु का ऊंचाई। तो वस्तु का जो ऊंचाई होता है उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना, बड़ा बना, छोटा बना कि बड़ा बना? बड़ा बना। तो बड़ा बना तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर इसको हम लोग एच कहते हैं तो इसको एच डैश से निरूपित करते हैं। इसको क्या करते हैं? एच डैश से निरूपित करते हैं। अभी हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा है क्या कि चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ा है कि ये ऊपर की यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां कैसा होता है? धनात्मक होता है, और मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो अगर मुख्य अक्ष इस कंडीशन में अगर वस्तु बनता, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो उस स्थिति में आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई 18 से मान लीजिए 18 सेंटीमीटर है तो हमको वहां 18 सेंटीमीटर एच डैश बराबर 18 सेंटीमीटर नहीं लिखना होगा। एच डैश बराबर 18 सेंटीमीटर नहीं लिखना होगा। कब? जब बताएगा कि हाँ ये इसके और इसके बीच में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो दर्पण में जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो एच डैश मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर का दूरी है, इसलिए इसका मान जो है माइनस में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखिए हम समझा रहे थे कि आवर्धन, हम समझा रहे थे क्या? आवर्धन। तो ये प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा, तो आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के
अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एच डैश बटा एच, ठीक है। आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आवर्धन को किसी से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर माइन एच डैश बटा एच, ठीक है, एच डैश बटा एच हो गया। इसको हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए यहां तो हम लोग ये जान लिए कि कौन सा दूरी माइनस में होगा, कौन सा दूरी प्लस में होगा, चिन्ह परिपाटी में समझ लिए हैं। अब देखिए यहां क्या हुआ, इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन करते हैं। एक्चुअल में आवर्धन ये बताता है कि वस्तु जितना बड़ा है उससे कितना गुना ज्यादा बड़ा हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, चाहे कितना गुना छोट प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु के ऊंचाई का दुगुना क्या हो गया, प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु के ऊंचाई से दुगुना बना। तो अगर एम निकालना होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 10 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना, 5 दिया हुआ है, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगर ये माइनस में आता तब क्या होता, तो प्लस में है तो 2 गुना बड़ा बना है, और माइनस में आता तो 2 गुना छोटा हो जाता, ठीक है। इस कंडीशन में भी ऐसा होता है, समझ में आया ना। तो आवर्धन कहते किसको हैं कि प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हम लोग आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं, एम से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब होगा कि इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, यानी ये सीधे 2 रख देंगे, तो हाँ सीधे 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि अब वस्तु के ऊंचाई है तो ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होगा चाहे सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब का ऊंचाई मीटर होगा चाहे सेंटीमीटर होगा, कुछ भी होगा। तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। तो अगर मान लीजिए कि मीटर या सेंटीमीटर है, नीचे मीटर या सेंटीमीटर है, तो मीटर होगा तो मीटर से कट जाएगा मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं ना बचेगा। तो ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, ये मात्रक विहीन होता है, विहीन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, आवर्धन। बस आवर्धन में आपको इतना ही समझना था, आवर्धन में इतना ही समझना था, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया। दूसरा हम लोग इतना समझ में आया ना, आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित, स्मॉल एम से सूचित करते हैं। यह क्या होता है, यह बताता है कि वस्तु कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, बस इतना। चिन्ह परिपाटी समझ लिए, आवर्धन समझ लिए। कल का क्लास हम लोगों का चलेगा, उसमें हम लोग सिर्फ समझेंगे क्या, उसमें हम लोग सिर्फ समझेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग आज की क्लास में जान लेते हैं कि वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है। हालांकि हम बता दिए हैं, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा और अच्छा से जान लेते हैं। इसको मिटाते हैं, सिर्फ कल हम आएंगे क्लास में और आपको दर्पण सूत्र प्रूव कर देंगे। और इसका भी ये भी प्रूव, इसका भी जो है ना, आवर्धन सूत्र को भी हम लोग प्रूव करेंगे। टाइम बचा तो आवर्धन सूत्र को भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो कल के क्लास में आई थिंक हमको लगता है कि ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के टाइम के लिए हम आपके लिए सोचे हैं क्या कि आपका ऑब्जेक्टिव को जितना हम पढ़ाए हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार करा दे, ठीक है, और समझा दे। समझाया हुआ हर चीज है, बस जवाब आपको देना है, आपको समझना है कैसे आप बताएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। वो जब हम क्यूज टाइप का टेलीग्राम पे कराएंगे ना, तब उसमें आपको समझ में आएगा कि हम किस टाइप से पढ़ाए हैं, आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना आपको पढ़ाया है, अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको आप पढ़ेंगे। जहां आपको नहीं समझ में, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जिस भी टाइप का क्वेश्चन है आप पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमसे जरूर बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमको नहीं लगता है कि इस
जितना बता चुके हैं उससे अलग से कोई क्वेश्चन होगा आपके बुक में। अगर उस टाइप का कहीं से आपको क्वेश्चन दिखता है जो आपको नहीं समझ में आता है, आप हमें कमेंट करेंगे, बताएंगे, भेजेंगे, हम उसको सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ टॉपिक छूट गया हो, लेकिन आई थिंक जहां तक हमको पता है कि आपके सिलेबस से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छूटा हो। ठीक है, बस सिर्फ कल हमको समझा देना है, क्या, दर्पण सूत्र प्रूफ कर देना है। ठीक है, चलिए दर्पण सूत्र को प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्या, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एक चीज कि वस्तु दूरी क्या होता है। वस्तु दूरी, जैसे मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यहाँ होता है एफ, यहाँ होता है एफ और यहाँ होता है पी। ठीक है, ध्रुव एफ और सी। अब देखिए इसमें क्या होता है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या होता है, तो हमने क्या आपको चिन्ह परिपाटी में हमने क्या आपको बताया है कि चिन्ह परिपाटी में हमने बताया है कि सभी दूरियां कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। सभी दूरियां कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। तो अब देखिए ध्रुव से वस्तु के बीच का जो दूरी होगा, ध्रुव से वस्तु के बीच का दूरी होगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वस्तु दूरी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या हो गया, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। इसको जो है हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अब ये प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रतिबिंब दूरी। इसको हम लोग स्मॉल भी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, स्मॉल भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी कहां से नापेंगे, कोई भी दूरी नापेंगे हम लोग कहां से, ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है कैसे। ठीक है, ये हम लोग कल के क्लास में प्रूफ करेंगे। इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, दर्पण सूत्र। तो ये अगर जान लेते हैं तो कल हमको अब सिर्फ दर्पण सूत्र आपको प्रूफ कराना है। ठीक है, चलिए इतना ही है आज के सेशन में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन कल की अपेक्षा शॉर्ट है, कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कल के क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई थिंक हम बताए थे कि 15 को क्लास लगेगा, 15 क्लास में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है कि हम नहीं पढ़ पाए हैं या हम नहीं पढ़ा पाए हैं आपको, तो फिर आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ ये टॉपिक आपसे छूट गया है, या फिर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आप हमको कमेंट जरूर करेंगे या फिर टेलीग्राम में जरूर बताएंगे। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चन पूछने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे पूछेंगे उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना जान लेने के बाद आज के सेशन में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय।